दोस्तों, आज 19 जुलाई 2022 है और आज इनकलाब अखबार में मैंने एक मजमून लिखा है जिसका उन्वान है इंसाफ तलब करने वाला मुजरिम। इस मजमून का सियाक ये है कि आजकल बहुत सारे समाजी कारकुनान जो लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ जुर्माना आयद किया गया है, उन्हीं के खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है और उन्हीं को जेल भेजा जा रहा है। यानी जो इंसाफ मांग रहे हैं उन्हें ही उल्टा मुजरिम करार दिया जा रहा है। तो मैं इस मजमून को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जो आज इनकलाब में 19 जुलाई 2022 को शाया हुआ है। इन दिनों इंसानी हुकूक के कारकुन हिमांशु कुमार मौजूए बहस हैं। बात यह है कि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख रुपया जुर्माना आयद किया है। साल 2009 में हिमांशु कुमार ने छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा इलाके में नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन की जद में आने वाले 1 दर्जन मकामी बाशिंदों की हलाकत पर कोर्ट में PIL दाखिल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इस अर्जी को खारिज कर दिया बल्कि उन पर जुर्माना भी लगाया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हुकूमत से हिमांशु कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही है। कुछ इसी तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर समाजी कारकुन तीत्सा सितलवाड़ के मामले में भी सुनाया था। गुजरात फसादात के मुतासरीन के लिए इंसाफ की फरियाद करने वालों को ही मुजरिम समझा गया। यह रुझानात मुल्क की जमहूरियत के लिए मुस्बत नहीं है, क्योंकि अदालत का काम लोगों को इंसाफ दिलाना है और अगर इंसाफ मांगने वालों के खिलाफ ही जुर्माना आयद किया जाए और उनको जेल भेज दिया जाए तो फिर मजलूम जुल्म के खिलाफ बोलने से भी डरने लगेगा। फिर जुल्म का सिलसिला रुकने के बजाय बढ़ता ही चला जाएगा। जहां तक बात हिमांशु कुमार की है तो वह गांधीयाई नजरिए के समाजी कारकुन हैं। उनके घर वाले बहुत पहले से ही गांधी जी की तहरीक से जुड़े हुए थे। मेरठ के एक आला जात से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु कुमार का खानदान बहुत ही लिबरल है। वह जात पात और धर्म की तंग नजरी से आजाद हैं। उनके घर में मुख्तलिफ धर्म और जातों के लोगों के माबैन शादियां हुई हैं। हिमांशु कुमार लंबे वक्त से आदिवासी इलाकों में आश्रम बनाकर रह रहे थे और उनके बीच में काम कर रहे थे। यह सब कुछ अरबाब इख्तदार को पसंद नहीं था, क्योंकि वह आदिवासी इलाकों में चल रहे वसाइल की लूट और इंसानी हुकूक की पामाली पर खुलकर बोलते थे। याद रखिए कि आदिवासी इलाकों के जल जंगल जमीन और मादनियात पर सरमायादार की लालची नजरें लगी हुई हैं। कुदरत की गोद में आदिवासी हजारों हजार साल से जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, मगर उन्होंने कभी भी इन इलाकों का इस्तेहसाल नहीं किया। उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा कि जंगल की लकड़ियों को अपनी जरूरत से ज्यादा काटकर उन्हें बेचकर अमीर बनना है। आदिवासी की जिंदगी में जमाखोरी का कोई तस्वुर नहीं है। अगर एक आदिवासी के खेत में सब्जी निकलती है तो उसे सब मिल बांटकर खाते हैं। उनके यहाँ मुनाफाखोरी, जमाखोरी और मुसाबका नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती है। मगर नाम नेहाद मुहज़्ज़ब समाज जो असल में सबसे ज्यादा गैर मुहज़्ज़ब है, उनको ही जंगली कहकर बदनाम करता है। इन सारी बातों को हिमांशु कुमार जी बहुत ही अच्छी तरह से समझते थे। वह गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए यह पैगाम देने की कोशिश करते थे कि कुदरत ने सबको बराबर समझा है और सबको वसाइल पर बराबर के हुकूक दिए हैं, मगर सरमायादाराना निजाम लोगों को लूटता है। कोई हजारों रुपए का खाना एक दिन में खा जाता है, वहीं बहुत लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। कोई दर्जनों कमरों पर मुश्तमिल महलों में
रहता है तो कोई खुले आसमान में जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर है। जंगल में रहने वाले आदिवासी जिनके आसपास जंगल और पेड़ की भरमार है, उनके पास बैठने के लिए कुर्सी और सोने के लिए चारपाई नहीं होती, जबकि शहरों में जिंदगी गुजर करने वाले अमीर लोगों के घरों में सैकड़ों कीमती फर्नीचर होते हैं। बात यह नहीं है कि कोई अच्छी कुर्सी पर क्यों बैठ रहा है, असल बात यह है कि अच्छी कुर्सी पर सब क्यों नहीं बैठ रहे हैं। अगर सबकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाएगा तो वसाइल के इस्तेमाल का नज़रिया इनफरादी नहीं बल्कि इज्तिमाई हो जाएगा। वसाइल की लूट ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकती है। कहा जाता है कि धरती के पास करोड़ों लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की ताकत है, मगर एक इंसान की लालच को वह पूरा नहीं कर सकती है। यह बात हमें अक्सर बतलाई नहीं जाती है और न ही सरकारी किताबों में बतलाई जाती है कि तरक्की के नाम पर सबसे ज़्यादा आदिवासी का खून बहाया गया है, उनको उनके ही घरों से उजाड़ा गया है। तवील वक्त से आदिवासी इलाकों की लूटमार की गई है, वहाँ मौजूद मादनियात को लूटा गया है और उसका फायदा पूरे मुल्क को नहीं बल्कि चंद मुट्ठी भर लोगों की जेब में गया है। अगर आदिवासी इलाकों में जाएंगे तो आपको वहां का मंजर देखकर काफी तकलीफ होगी। कान कूनी की वजह से वहां के माहौलियात में जबरदस्त तबाही हुई है। जहां आदिवासी इलाकों के वसाइल को लूटा जा रहा है, वहीं आदिवासी इलाकों में गैर आदिवासी बड़ी तादाद में दाखिल हो रहे हैं और वहां की डेमोग्राफी को बदल रहे हैं। तजाद देखिए कि जहां आदिवासी इलाकों में गैर आदिवासी भरते जा रहे हैं, वहीं कानकुनी और दीगर मनफी पॉलिसी की वजह से हजारों और लाखों आदिवासी अपने घरों से बेघर हो जाने के बाद शहरों की तरफ आ रहे हैं, जहां उनको घरों में जाकर बर्तन धोना पड़ता है, छोटे मोटे काम कर अपना पेट भरना होता है। बहुत सारी आदिवासी लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल भी किया जा रहा है। बेघर आदिवासी शहरों में फ्लाईओवर के बीच, फुटपाथ और झुग्गी में जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर है। वहीं आदिवासी इलाकों में गैर आदिवासी जालसाजी करके जमीन को हड़प रहे हैं। आदिवासी इलाकों की बिगड़ती डेमोग्राफी को रोकने के लिए सरकारें कभी भी संजीदा नहीं रही हैं। आजाद भारत की सरकारें आला जातों के मफाद को पूरा करने में पेश रही हैं, जबकि आदिवासी, दलित और पासमानदा तबकात के हुकूक उनकी नजरों में ज्यादा अहमियत नहीं रखती हैं। अब तो बात खुलकर सामने आने लगी है कि आदिवासी रियासतों की सरकारें कानून और आईन के साथ छेड़छाड़ करने की तैयारी कर रही हैं, ताकि आदिवासियों की जमीन को और भी आसानी से छीना जा सके। बार बार कागज दिखाने के नाम पर आदिवासियों को उनके घरों से बेदखल करने की पूरी तैयारी चल रही है। अगर आप आदिवासी इलाकों में जाएंगे तो वहां भले ही आपको अस्पताल और स्कूल देखने को न मिले, मगर पुलिस, नीम फौजी दस्ता, फौज के जवान हर तरफ गश्त करते दिख जाएंगे। इसके पीछे मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को डराना है ताकि वो अपने हुकूक के लिए ना बोलें। इन दिनों झारखंड के एक बहादुर और नौजवान सहाफी रुपेश कुमार सिंह को यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। इस नौजवान सहाफी का जुर्म सिर्फ इतना ही है कि वो आदिवासियों के हुकूक को अपनी सहाफत के जरिए सामने लाने की एक छोटी कोशिश करता था। हिमांशु कुमार भी इसी तरह आदिवासी के हुकूक के लिए लड़ा करते थे। कई बार उन पर हमले भी हुए हैं और उनके आश्रम को तबाह बर्बाद कर दिया गया है, मगर उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और गांधी के अदम तशद्दुद के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने आदिवासियों के हुकूक की लड़ाई कानूनी और आईनी तरीके से लड़ी थी। यह बहुत ही अफसोसनाक बात है कि 13 साल पुराने केस पर अचानक से फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ का मुतालबा करने वाले को ही सजा दी है। अदालत को फैसला देते वक्त आदिवासी इलाकों में लंबे वक्त से चल रही गैर कानूनी कानकुनी और वसाइल की लूट और इंसानी हुकूक की पामाली की तारीख को नजरों के सामने रखना चाहिए था। फैसला देते वक्त कोर्ट को यह भी सोचना चाहिए था कि अगर आदिवासियों के हुकूक लूटे जा रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। मैं अभय कुमार, शुक्रिया।